नमस्कार, टोटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त तो चला है बड़ी बहस का और बड़ी बहस में हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस ने आखिरकार वो कदम उठा लिया है जिसका इंतजार उसके कार्यकर्ता वर्षों से कर रहे थे। 51 नए ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है। पानीपत, हिसार, सिरसा, रोहतक समेत कई जिलों में संगठन का विस्तार शुरू हो चुका है। सवाल सिर्फ 51 ब्लॉक अध्यक्षों का नहीं है, सवाल कांग्रेस की राजनीति की जो सेहत है ना उसको लेकर है। एक दशक से ज्यादा समय तक हरियाणा कांग्रेस गुटबाजी, खींचतान और नेतृत्व की लड़ाई में उलझी रही है। कई प्रदेश अध्यक्ष आए, कई प्रभारी बदले गए, लेकिन संगठन जमीन पर उतर नहीं पाया। अब नए प्रभारी और नए प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में संगठन को खड़ा करने की कोशिश हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह संगठन विस्तार है या चुनावी मजबूरी? क्या कांग्रेस ने अपनी पुरानी गलतियों से सबक ले लिया है? और सवाल यह भी कि क्या गुटबाजी सच में खत्म हो रही है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो क्या कांग्रेस में वाकई में गुटबाजी सच में खत्म हो रही है या सिर्फ गुटबाजी को दबा दिया गया है? क्या ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति कार्यकर्ताओं में नई जान फूकेगी या फिर यह भी कुछ नेताओं को खुश करने तक सीमित रह जाएगा, ये जो पहल किया गया है कांग्रेस की तरफ से? इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चुनावी सियासत में कभी ये नारा भी लगा था, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अब प्रदेश में कांग्रेस भी यही अंगड़ाई ले रही है। प्रदेश कांग्रेस अब दिल्ली में बैठे नेताओं से लगातार संपर्क कर फैसले ले रही है और उन्हें जमीन पर उतारा जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष के सक्रिय होने के बाद नया प्रदेश प्रभारी आते ही दोनों की ट्यूनिंग और फील्ड में उतरने से कांग्रेसी उत्साहित हैं। जिस गुटबाजी और नेताओं के अहम के चलते पार्टी लगातार नुकसान उठाती रही, अब जिलों के नेता और कार्यकर्ता भी समझ गए हैं। अब पार्टी आगे की ओर देख रही है। जब से हमारे ये नए प्रभारी बने हैं, आए हैं, ये दिन और रात एक करके हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके हर कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं। उनको भी जो मैं समझता हूँ फीडबैक मिला है वो यही है कि ये वोट चोरी की सरकार बनी है और बढ़ चढ़ करके लोग जो है वो इन प्रोग्रामों में हिस्सा ले रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में मंगलवार देर शाम को पार्टी के महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल से प्रदेश के बड़े कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश के मसलों पर बैठक की और रात को ही कई जिलों में 51 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति कर कांग्रेसियों के जोश को हाई कर दिया। यानी कांग्रेस की अंगड़ाई में अब जोश और जुनून नजर आ रहा है। और हाँ, एसआईआर के पहले चरण में कटे बड़ी संख्या में वोटों को लेकर कांग्रेस आशंकित है कि कांग्रेस प्रभाव वाले क्षेत्रों से वोट काटे जा रहे हैं, जैसा कि बिहार और पश्चिम बंगाल में हुआ और वहां बीजेपी की सरकारें बन गईं। इस मुद्दे समेत बाकी मुद्दों पर भी चर्चा के लिए कांग्रेस 8 अगस्त को सोनीपत में एक बड़ी बैठक कर रही है और रात्रि विश्राम वहीं होगा। अगले ही दिन 9 अगस्त की शाम को पानीपत शहरी सीट पर मंथन और रात्रि विश्राम। 10 अगस्त को पानीपत में पहले पानीपत ग्रामीण सीट, फिर समालखा और आखिर में इसराना विधानसभा की मीटिंग। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल का दौरा कर चुके हैं। सभी से मेरे से फोन से बात हो चुकी है। 8 मेरे पास आ चुके हैं और मिलेंगे। जल्दी ही हम धमाका करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से भी संपर्क कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी तो डरी हुई है, दबकी हुई है बिल्कुल। और हरियाणा के अंदर हिसार जिले में बीजेपी ने सिलेंडर कर दिया। यानी कांग्रेस का पुराना गढ़ रहे जीटी रोड बेल्ट पर कांग्रेस का फिर पूरा फोकस। और अब एक खास बात, और वो खास बात ये कि कांग्रेस अब अपने कोर वोट बैंक एससी और बीसी को रिझाने में जुट गई है। हो सकता है कि कांग्रेस हरियाणा में भी बीजेपी की तरह वो सारे दाव चले जिन्होंने प्रदेश में बीजेपी की बल्ले बल्ले कर दी और लगातार पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।
तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवेंद्र कथुरिया एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर महेश हमारे साथ वो भी जुड़ गए हैं, एसोसिएट एडिटर हैं टोटल टीवी के, और वीरेंद्र सोनी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे हमारे साथ चर्चा का हिस्सा हैं। आप सबका बहुत स्वागत। देवेंद्र कथुरिया जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे। आपने पैकेज में ये कहा, जो हमने प्रोग्राम चलाया उसमें आपने कहा कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और भी बड़ी लड़ाई है। क्या कांग्रेस वो बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है, या सिर्फ फिलहाल जो कार्यकर्ता है उसको एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हम लड़ाई में उतर चुके हैं, हम पूरी तैयारी कर चुके हैं और अब हम लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी तैयार हो जाइए? क्या यह संदेश देने की कोशिश है, या वाकई में वो ताकत, वो जो जुनून दिखाई देता है वो दिखाई दे रहा है कांग्रेस में इस वक्त? शिवम, देखिए 11 साल तक तो कांग्रेस गर्त में पड़ी रही हरियाणा में, गुटबाजी, आपसी खींचतान और स्टेज पर ही झगड़ पड़ते थे। लेकिन मेरे को लगता है टर्निंग पॉइंट कांग्रेस हरियाणा में तब आया जब भूपेंद्र हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। उसके तुरंत बाद राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली, और राव नरेंद्र सिंह मेरे को लगता है उनमें डायनामिक लीडर है। मैं उनको माइन्यूटली देखता हूं, कई बार अच्छा बोलते हैं, शांत रहते हैं। लेकिन अभी हाल ही में जो प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति हुई है प्रदेश कांग्रेस में, संजय दत्त महाराष्ट्र से लाया गया, उनको शायद कि एक रणनीति के तहत लाया गया। जिस तरीके से वो काम करे हैं, जैसे ही संजय दत्त प्रभारी बनकर आए, प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश प्रभारी की ट्यूनिंग बहुत अच्छी चल रही है, इकट्ठा जा रहे हैं जिस जिले में जहां भी जाते हैं। अभी नई खबर यह है कि जिस तरीके से पार्टी चल रही है, जो कांग्रेस के नेता जिलों में पार्टी गुटबाजी में अपने नेताओं की हाजिरी लगाते थे, दिल्ली जाके एक दूसरे की चुगली करते थे, लेकिन अब वो कांग्रेस की चिंता करने लगे, मेरे को लग रहा है। तो पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश प्रभारी और भूपेंद्र हुड्डा जो अभी तक कांग्रेस चला रहे थे, उनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया, और शायद ये इनडायरेक्टली मैसेज दिया गया कि आप विधानसभा में और नेता विपक्ष के तौर पर आप अपनी भूमिका में रहेंगे। पार्टी को मजबूत करना, संगठन बनाना, आगे ले जाना, फैसले करना, वो इन दो नेताओं के हाथ में आ गया, प्रदेश प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष। और 2 दिन पहले ही ये चर्चा थी और आज वो कन्फर्म भी हो गया कि सोनीपत, चूंकि दिल्ली से सटा हुआ है और 6 विधानसभा सीटें सोनीपत में, सोनीपत में 8 तारीख को दोनों बड़े नेता ये आ रहे हैं और एक दिन पूरा रुकेंगे, रात को भी रुकेंगे, अलग अलग लोगों से मिलेंगे, और उससे अगले दिन 9 और 10 अगस्त को पानीपत में रहेंगे। पानीपत की 4 सीटें पहली मर्तबा हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में, जब से बीजेपी बनी है 1980 से, बीजेपी ने 4 सीटें जीती है। पहले जब 2014 में 2 सीटें जीती थी, 2019 में 3 जीती, तो लेकिन अब इसकी बार 2024 में 4 की 4 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। तो पानीपत पर खास फोकस किया जा रहा है। दरअसल सोनीपत, पानीपत, इससे पहले करनाल, अंबाला, यमुनानगर, ठीक है, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, 5 जिलों का दौरा कर चुके थे चंडीगढ़ प्रवास के बाद। ये 2 जिले रहते थे, 2 जिलों को भी अब कवर करने की तैयारी है। तो पूरे प्रदेश की जीटी रोड बेल्ट में कांग्रेस में उत्साह है। कांग्रेसियों को लग रहा है कि जिन दिनों का वो इंतजार कर रहे थे, पार्टी एकजुट होकर लड़े, उसका श्री गणेश उनको लगा कि हो चुका है, अब उनको भी आगे कदम बढ़ाने पड़ेंगे। तो उत्साहित है कांग्रेसी। ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर महेश, अभी तक तो ये कहा जा रहा था, लगातार कांग्रेस पे सवाल उठ रहे थे कि भाई कांग्रेस तैयारी नहीं कर रही है, कांग्रेस कैसे चलना है, कांग्रेस को नहीं पता है, क्योंकि कांग्रेस में गुटबाजी इतनी है कि आपस में लट्ठन लट्ठाई चल रही है। लेकिन अब तो 51 नए ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति भी हो चुकी है, दिल्ली में इतनी बड़ी चर्चा हुई, यानी कि प्लानिंग तो चल रही है, एग्जीक्यूशन भी हो रहा है। क्या आपको लग रहा है कि वाकई में कांग्रेस अब सीरियस मोड में आ चुकी है और गुटबाजी जो है वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, या वाकई में सब कुछ दबाने की कोशिश की जा रही है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर तूफान आ रहा है तो गर्दन को रेत में डाल दो, कम से कम ये तो ना पता चले कि भाई तूफान आ रहा है? क्या ये कोशिश की जा रही है, या वाकई में आपको प्रयास लग रहा है कि भाई दे रहा है लेकिन दुरुस्त है? देखिए शिव, मुझे लगता है कि 2 मोर्चों पर कांग्रेस पार्टी को इस वक्त लड़ना पड़ रहा है। पहला मोर्चा क्या है? अंदरूनी हालात को ठीक करने का। कांग्रेस पार्टी को हराती है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को हराने का दमखम मुझे लगता है कि नहीं रखती है हाल फिलहाल की स्थिति, क्योंकि काफी अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने दिया था, और विधानसभा चुनाव में भी वोट परसेंटेज शेयर के हिसाब से देखें तो काफी नजदीक जो है कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर नजर आ रहा था। लेकिन सीटों के मैनेजमेंट में और तमाम दूसरे फैसलों की वजह से जीती बाजी कांग्रेस पार्टी हार गई। तो सबसे बड़ी बात जो थी वो अंदरूनी हालात को ठीक करने की थी। कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी हालात तक अब भी ठीक नहीं हुए, अब भी स्थिति बेहद खतरनाक बनी हुई है। तो 2-2 की बात मैं कह सकता हूं कि देखिए
भारतीय जनता पार्टी से तो कांग्रेस पार्टी को बहुत बाद में लड़ना है। पहले तो अंदरूनी हालात को बेहतर बनाने की जो कोशिश है वो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं की तरफ से की जानी है। आप बाहर वालों से तो बाद में लड़ेंगे, पहले अंदरूनी जो परिस्थितियां हैं उसे ठीक करने की मजबूरी इस वक्त भी कांग्रेस पार्टी के सामने खड़ी है। उससे इतर जो आप बात सामने रख रहे हैं कि देखिए ब्लॉक स्तर के अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई, तो आपको जानकर यह हैरानी होगी कि हमेशा जो राजनीतिक परिदृश्य में अगर हम समझने की कोशिश करें तो राजनीतिक दल में जो जिलाध्यक्ष है वही नीचे का संगठन बनाने का काम करता है, वही एक लिस्ट तैयार करता है जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भेजी जाती है और उसी पर मोहर लगाने का काम किया जाता है। लेकिन आज आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिन नामों की लिस्ट कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्षों की तरफ से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भेजी गई थी, उन लिस्ट के नाम पर मोहर नहीं लगाई गई। यानी जो लिस्ट जिला अध्यक्ष ने भेजी थी वो लिस्ट बदल दी गई, बिल्कुल अलग नाम, बिल्कुल नए नाम जो है वो संगठन की तरफ से ब्लॉक अध्यक्ष के तौर पर घोषित कर दिए गए। अब ये कैसा जिला अध्यक्ष का संगठन है, वो कैसे काम करेगा, कोऑर्डिनेशन कैसे बन पाएगा जब नीचे की टीम उसके साथ नहीं चलेगी, उसके पसंद के लोग नहीं होंगे, किस तरीके से वो दोनों पहियों को एक साथ चला पाएंगे। ये सबसे बड़ी मजबूरी कांग्रेस पार्टी के इन संगठन से जुड़े नेताओं के साथ, जिला अध्यक्षों के साथ होने वाली है, क्योंकि ये ऊपर की पसंद के लोग हैं, जिला अध्यक्षों की पसंद के लोग नहीं है। तो ये मानकर चलिए कि अभी बेहतरी की तरफ कांग्रेस पार्टी बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो आगे की डगर है एक तरीके से अंगारों पर चलने जैसी है। अभी खतरा बड़ा कांग्रेस पार्टी के सामने इस वक्त खड़ा है। नामों की लिस्ट जारी कर देने से कांग्रेस पार्टी की भलाई नहीं होने वाली। ठीक है डॉक्टर महेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। वीरेंद्र सोनी जी, अभी तक लगातार क्रिटिसिज्म हो रहा था कांग्रेस का कि भाई कांग्रेस ना परफॉर्म तो कर रही है लेकिन नॉन सीरियस मोड में, क्योंकि आपस में इतनी गुटबाजी है, आपस में एक दूसरे की जो लाइन है उसे छोटा करने में लगे हुए हैं बनस्बत की अपनी लाइन को बड़ी करने के बजाय। तो क्या 51 नए जो ये ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, ये मान लिया जाए कि कांग्रेस ने सीरियस मोड में पूरे तरीके से चुनाव को ले लिया है और कांग्रेस को यह पता चल चुका है कि जब तक जमीनी हकीकत को नहीं टटोला जाएगा, जमीन पर प्रॉपरली वर्क नहीं किया जाएगा, चुनाव को नहीं जीता जा सकता। क्या यह बात कांग्रेस को समझ में आ गई, ये माना जा सकता है फिलहाल 51 नए ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर? देखिए, ये संगठन की दिशा में एक अच्छा कदम तो माना जाएगा, लेकिन क्या ये ब्लॉक अध्यक्ष केवल शो पीस बन के रह जाएंगे? भाई, जो संगठन की रीढ़ होते हैं, क्या उस भूमिका को निभा पाएंगे? क्या पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच जो समन्वय का काम करना है वो कर पाएंगे? तो ये तो समय बताएगा। हाँ, लेकिन संगठन के सृजन की दृष्टि से ये एक अच्छा कदम है। और अब जो है कांग्रेस नेतृत्व अपना कोई संदेश कार्यकर्ताओं तक देना चाहता है, जनता तक देना चाहता है, तो माध्यम बन गया। लेकिन अब ये गुटबाजी तो यथावत रहने वाली है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। जो ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं उनका किसी ना किसी नेता विशेष से जुड़ाव है, और आज बधाई संदेश भी उन्होंने अपने अकाउंट को दिए हैं, तो और उनके प्रति आभार व्यक्त भी किया है। तो इससे ये तो दृष्टि तो रहने वाली है। मतलब कांग्रेस में जो चल रहा है वो खींचतान, तो महत्वाकांक्षा की लड़ाई, ये सब यथावत रहने वाला है। हाँ, ये है कि संगठन की दृष्टि से अच्छा कदम है। अब अगर ब्लॉक अध्यक्ष सक्रियता दिखाएंगे, अपनी नियुक्ति को सार्थक सिद्ध करेंगे, तो संगठन का हित होगा और कांग्रेस का जो एक संगठन की दृष्टि से विस्तार होना चाहिए वो विस्तार होगा। अगर ये सिर्फ ड्राइंग रूम तक रह जाएंगे, अगर सड़क पर आकर संघर्ष नहीं करेंगे, कार्यकर्ताओं के बीच नहीं जाएंगे, तो उनका फिर कोई लाभ नहीं होगा। तो कांग्रेस में अभी बहुत कुछ है। अभी कांग्रेस में जो कार्यकारी अध्यक्ष बने हुए थे उनकी क्या स्थिति है, क्या उनका कार्यकाल पूरा हो गया या यथावत स्थिति बनी हुई है, इसको भी स्पष्ट किया जाना है। तो गुटबाजी तो है और बयानबाजी भी चल रही है। भाई, जब पार्टी हाईकमान ने कहा था कि कोई नेता जो है प्रेस में नहीं जाएगा, बड़े नेताओं के खिलाफ बयानबाजी नहीं देगा, लेकिन वो तो जारी है। और अभी तक भी अभी गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं कि 2019 में किन किन नेताओं के सिफारिश पर टिकट बांटे गए, उनमें से कितने जीते, और 2024 में कितने जीते। तो ये एक दूसरे पर लांछन लगाने का जो खेल है वो तो चल ही रहा है। जो कांग्रेस के विधायक हैं, और विधायक भी अब संगठन को कोई महत्व नहीं देते। कोई विधायक संगठन के जिला अध्यक्ष के प्रति कुछ बयान दे देता है। तो एक तरह से अभी भी कांग्रेस में जो अनुशासन होना चाहिए वो अनुशासन दिखाई देता नहीं है। जब तक अनुशासन नहीं होगा तो संगठन मजबूत कैसे होगा? बिल्कुल। और ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति से अभी संगठन की कार्यकारिणी बने, ब्लॉक अध्यक्षों जो है वो अपनी कार्यकारिणी बनाए। जितना संगठन विस्तृत और व्यापक होगा उतना कार्यकर्ताओं तक पहुंच जो है वो व्यापक बनेगी। ठीक है वीरेंद्र सोनी जी, मैं आपके पास आऊंगा। देवेंद्र कथुरिया, जिस तरह से ना एक पुरानी मूवी आई थी, मुझे याद है, राजेश खन्ना साहब उसमें गीत गाते हैं कि कभी बेबसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा।
हमें मौत से गिला नहीं है, हमें जिंदगी ने मारा। क्या कांग्रेस को जिंदगी मार रही है क्या? क्योंकि कांग्रेस जितना बीजेपी से लड़ रही है उतना ही उसे स्वयं से लड़ना पड़ रहा है। क्योंकि अगर अपनी पार्टी के नेता जो है गुटबाजी करेंगे, अपनी पार्टी के नेता कह रहे हैं भाई नहीं, जो लाइन हम बोलेंगे वही लाइन मानी जाएगी, तो फिर ये 51 नए ब्लॉक अध्यक्षों का चयन कर लेना, जमीन पर उतार देना, ये सब दिखाना, ये तो फिर बेकार हो जाता है ना, क्योंकि इसका तो कोई पहल दिखाई नहीं देता। चूंकि अभी आपने अध्यक्ष का और प्रदेश प्रभारी का आपने जिक्र किया, संजय दत्त और राव नरेंद्र सिंह, अब ये लोग क्या ही कर लेंगे अगर जमीन पर वो जो बड़े नेता हैं जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, अगर वही आपस में गुटबाजी करेंगे तो फिर तो इन सब चीजों का मतलब शून्य हो जाता है। देवेंद्र जी, देखिए शिवम, जो नीचे से नाम जिलाध्यक्ष ने भेजे होंगे, मांगे गए थे, मेरे को लगता है वो अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मेरे साथ मिल के बन सके, मेरे काम की तारीफ करे। हो सकता है उनके नाम लिए गए हैं, लेकिन हाईकमान लेवल पे जैसा कि कहा गया था कि उनको ये लगता होगा, क्योंकि जब ये जिलाध्यक्ष बने थे भूपेंद्र हुड्डा के ज्यादा थे, क्योंकि बड़े नेता हैं, उनकी मर्जी चली थी। लेकिन अब थोड़ा सा हालात बदल गए कि हाईकमान को या बड़े नेताओं को ये लगता होगा कि जिलाध्यक्ष अपनी मर्जी का बनवा रहे हैं, लेकिन मेरिट या देखी जानी चाहिए। थोड़ा सा जो दूसरे गुट है या उसकी काबिलियत, उसकी पार्टी के प्रति निष्ठा, कई चीजें होती है। तो मेरे को लगता है कई जिलाध्यक्षों के बनाए गए होंगे, नहीं बनाए गए, लेकिन उनको ये शायद आभास होगा कि अगर इसकी मर्जी से बनाएंगे तो फिर, क्योंकि गुटों में तो पहले ही बटे हुए हैं, फिर एक गुट संतुलन नहीं बन पाएगा। तो हो सकता है कि कुछ इधर उधर किया हो, लेकिन हाईकमान ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया है। और देखिए, जो ब्लॉक अध्यक्ष 51 बने, ऐसा नहीं है, वो उसमें प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष, उन दोनों की भूमिका भी रही होगी, क्योंकि उन दोनों को कांग्रेस चलानी है। भूपेंद्र हुड्डा को तो अब एक तरफ दिया गया कि आप नेता प्रतिपक्ष हो। इन दोनों की जो प्रतिष्ठा दाव, पार्टी अगर अच्छा करेगी या नहीं करेगी, इन दोनों के क्रेडिट या डिसक्रेडिट मिलना है। तो मेरे को लगता है इन दोनों का भी दखल ला होगा, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी का। जहां तक जिला अध्यक्षों की बात करूं, 2 लाइन में कई जगह, हिसार की बात है, पानीपत की बात, पानीपत में ग्रामीण और शहरी 2 जिलाध्यक्ष हैं, लेकिन दोनों जिलाध्यक्ष की बनती नहीं। मैं आज भी ये बिना संकोच कहता हूं कि 6-8 महीने हो गए हैं, शायद अगस्त में बने थे, तो साल होने वाला है, पिछले साल बने थे। तो आज भी पानीपत जैसे शहर में जहां कांग्रेस का रुतबा रहा है, बहुत टाइम तक कांग्रेस ने राज किया है, आज भी जिलाध्यक्ष और शहरी जिलाध्यक्ष में बनती नहीं है। दोनों के अलग अलग रास्ते हैं। और मैं आज ये अभी भी कह सकता हूं कि पानीपत है या कुछ और जगह भी, आज भी कांग्रेस गड्ढे में पड़ी है, कुछ सुधार हो नहीं पाया। ठीक है, दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन जिलाध्यक्षों को जो पावर दी गई है, जितना वो कर सकते थे, पूरी क्षमता के साथ वो रिजल्ट दे नहीं सके। कहा भी गया था जिलाध्यक्ष जो नहीं ठीक काम करेगा बदले जाएंगे। तो 1 साल हो गया, अब सर पार्टी को इस पर भी देखना चाहिए, जो नॉन परफॉर्मिंग है उनको अलग कर दिया जाए, डायनामिक लोगों को आगे लाया जाए। ठीक है, ठीक है देवेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर महेश, आमतौर पर कानून की भाषा में कहा जाता है कि एक जानकार वकील कानून जानता है, एक अच्छा वकील जज को। सवाल यह है कि जिस तरीके से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है हरियाणा में, अब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई होगी तो आरएनडी तो किया गया होगा। अब सब कुछ रिसर्च के बाद बकायदा एक लिस्ट भेज दी जाती है, यहां पर केंद्र में भेज दिया जाता है, भाई दिल्ली भेज दिया जाता है। दिल्ली वाले कहते नहीं, जो आपने भेजा हम वो नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ ना कि जो जमीन पर जो एक्टिव कार्य करता है, भाई समन्वय बनाया गया होगा, सबके बीच स्थापित किया होगा, इसके बाद एक लिस्ट तैयार हुई होगी। लेकिन यहां पर दिल्ली में आकर तो सब कुछ बदल जा रहा है। तो फिर तो इसका मतलब ये तो तैयारी नहीं हुआ, ये तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हुआ। क्योंकि जिसकी नियुक्ति की गई प्रदेश में, दिल्ली में आके अगर बदल जा रहा है, तो फिर आप 51 नए जिला अध्यक्ष से लेकर के ब्लॉक अध्यक्ष तक आप नियुक्त कर लीजिए, क्या ही मतलब होगा उस चीज का? क्योंकि कार्यकर्ता तो नाराज हो जाएगा। डॉक्टर महेश, देखिए शिवम, जो शब्द आपने इस्तेमाल किया आरएनडी, मुझे लगता है कि आरएनडी जो शब्द है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बना है, कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं बना है। जीतीबाजी कांग्रेस पार्टी ने हारी। आप जो है एक गली कूचे में घूमने वाले किसी भी शख्स से आप पूछ सकते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी क्यों हार गई। पान की दुकान वाला बता देगा, चाय की दुकान वाला बता देगा, नाई बता देगा, लेकिन वो तमाम हालात, वो तमाम परिस्थितियां भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं जान पाए। तो ये मानकर चलिए कि ये आरएनडी जो शब्द है वो बीजेपी के लिए है, कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब जो दूसरा सवाल जो मैंने उठाया था कि जो लिस्ट जिलाध्यक्षों की तरफ से भेजी गई थी, जो कार्यकारिणी बनाई गई थी, जो ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर सिफारिशी पत्र जो
जो प्रदेशाध्यक्ष को भेजे गए थे वो तमाम नाम बदल दिए गए। क्यों बदल दिए गए कि एक नेता विशेष से जिलाध्यक्ष बनाया गया। अब वो नेता विशेष जो है अपने ही साथियों को एडजस्ट करने की कोशिश में है, अपने पसंदीदा चेहरों को एडजस्ट करना चाहता है, लेकिन आपने एक पसंदीदा नेता के कार्यकर्ता को जिलाध्यक्ष की भूमिका दे दी। अब उसी के जो मातहत जो लोग हैं उन्हें आप जो है तमाम संगठन से जुड़े दूसरे काम दे रहे हैं, तो बाकी जो अलग अलग नेताओं से जुड़े जो लोग हैं वो क्या खाली बैठेंगे, क्या बेरोजगार बैठेंगे? और अगर यही परिस्थिति बनी रहती तो वो बेरोजगार बैठते थे, वो राजनीतिक सक्रियता उनकी देखने को नहीं मिलती। तो ये मानकर चलिए कि ये जो फैसला लिया गया है पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के स्तर पर या शीर्ष स्तर पर, वो बेहतर फैसला है, क्योंकि सभी संगठनों को एक्टिव रखना है, सभी संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं को मैनेज करना है, और ये काम एक नेता विशेष यानी जिलाध्यक्ष जो है नहीं कर सकता था, क्योंकि वो किसी एक खास नेता से जुड़ा है, किसी एक खास नेता का आशीर्वाद उसके ऊपर है, और बाकियों को दरकिनार करने की मजबूरी उसकी व्यक्तिगत भी हो सकती है, नेता के स्तर पर भी हो सकती है। और इसी मजबूरी को खत्म करने के लिए मुझे लगता है कि इन तमाम इख्तियारात को प्रदेशाध्यक्ष ने अपने हाथ में ले लिया, प्रदेश प्रभारी ने अपने हाथ में ले लिया, और तमाम नामों को बदल दिया गया। ठीक है डॉक्टर महेश, मैं आपके पास आऊंगा। वीरेंद्र सोनी जी, अब चूंकि अब 51 नए ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति, सब कुछ तो ठीक है, चलिए भाई ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया, लग भी रहा है कि कांग्रेस प्रयत्न कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरफ से जो सामने जो पार्टी है ना, वो 24/7 काम करने वाली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, वो सत्ता में है, वो सरकार चला रहे, उसके बाद भी वो अपने कार्यकर्ताओं से लेकर के बूथ स्तर से लेकर के उनकी जो तैयारी है वो साफ तौर पर दिखाई देती है कि वो किस तरीके से अब वो हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं। वो एक तलब दिखाई देती है, वो एक जोश दिखाई देता है, लेकिन विपक्ष में होने के बावजूद, 3 बड़े चुनाव हारने के बावजूद, उसके बाद भी अगर ये नौबत है कि अगर आपको ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष की नियुक्ति करनी पड़ रही है, और अगर आप कई नामों का ऐलान कर रहे हैं कि भाई ये होंगे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, ये होंगे हमारे जिला अध्यक्ष, ये होगा हमारा कार्यकर्ता, और अगर यहां तक वहां हरियाणा से दिल्ली तक आते आते सब कुछ बदल जा रहा है, तो फिर आप ऐसी पार्टी से कैसे लड़िएगा जो हमेशा चुनाव के ही मूड में रहती है? तो फिर इसे तैयारी माना जाए, या फिर एक तरीके से मान लिया जाए कि बच्चे के हाथ में दूध की बोतल दे दी गई है कि ठीक है बेटा पीते रहो, कोई बात नहीं, आराम से चुप तो रहोगे कम से कम? देखिए, गुटबाजी हर पार्टी में होती है, महत्वाकांक्षा की लड़ाई होती है। अब भारतीय जनता पार्टी का एक उदाहरण देखिए, अपना जो सुनीता दुग्गल हैं, वो 2014 में जो विधानसभा का चुनाव है रविंद्र बलियाला से हार गई थी। रविंद्र बलियाला तब जो इंडियन नेशनल लोक दल से थे, और सुनीता दुग्गल भारतीय जनता पार्टी में। और अब ये देखिए कि सुनीता दुग्गल को भी भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष बनाया, रविंद्र बलियाला जो है 2019 में बीजेपी में आ गए थे, अब वो भी उपाध्यक्ष हैं। मतलब जो लोग धुर विरोधी रहे हैं, धर्मवीर सिंह और किरण चौधरी देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी में धुर विरोधी थे, दोनों कांग्रेस में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रंग में आने के बाद वो अनुशासन की सीमा से बन जाते हैं। कांग्रेस में ऐसा क्यों नहीं होता? कांग्रेस में तो बयानबाजी रहती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ रहती है। जब तक कांग्रेस में अनुशासन की जो एक मर्यादा है वो नहीं बनेगी, तो इस तरह से कांग्रेस अगर अपने अगले 2029 के चुनाव पर भी अगर फोकस करना चाहती है, तो अनुशासन एक अनिवार्यता है। बेलगाम जो बयानबाजी होती है, जो नेता एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछालते हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए। हाँ, संगठन होना चाहिए, संगठन होना आवश्यक है, लेकिन संगठन के साथ साथ वहां पर ऐसे संघर्षशील और जुझारू कार्यकर्ता होने चाहिए जो पद के दायित्व को समझें और उनकी जो निष्ठा है व्यक्ति विशेष के प्रति ना होकर संगठन के प्रति हो, वो संगठन के लिए काम करें, ना कि व्यक्ति विशेष के लिए। ठीक है, कांग्रेस की राह आसान हो सकती है। ठीक है वीरेंद्र सोनी जी, देखिए समय का अभाव है, चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र आपका भी, डॉक्टर महेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और वीरेंद्र सोनी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए, शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल वही कि एक तरफ कांग्रेस है जो ब्लॉक अध्यक्षों से लेकर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर रही है, लेकिन हरियाणा से वो लेटर दिल्ली आता है तो फिर नाम बदल जाता है, माहौल बदल जाता है, कार्यकर्ता बदल जाते हैं, सब बदल जाता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसने सत्ता में रहते हुए भी अपने बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन को लगातार सक्रिय रखा। चुनाव हो या ना हो, भाजपा का कैडर मैदान में दिखाई देता है। क्या कांग्रेस वो मैदान में दिखने की कोशिश कर रही है? यह तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि 2029-30 के चुनाव में किस तरीके से किसकी प्लानिंग होती है, जिसका एग्जीक्यूशन जितना एग्जैक्ट होगा, उसका जो चुनाव परिणाम है वो भी उतना ही बढ़िया वो नंबर सामने आएगा। और अंत में हम आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे, एक नाम सफेदी के दोस्त है न शाही के दुश्मन, हमें बस आईना दिखाना है, वो हम दिखा देते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और आप सब देखते रहिए टोटल टीवी। नमस्कार।